नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हमारा एक्ट चल रहा है उसका नाम है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में कुछ परिभाषाओं के बारे में बात की थी। हमने सेक्शन 2 के सब क्लॉज डी में आश्रित के बारे में पढ़ा था कि डिपेंडेंट होते हैं वो कौन कौन होते हैं जो कि किसी भी कर्मकार के माध्यम से कंपनसेशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिपेंडेंट से रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में। पहला जो केस है उसका नाम है मुन्नुस्वामी वर्सेस रंगास्वामी। इस बात में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि उपर्युक्त जो हम लोगों ने अभी देखी है श्रेणी कि प्रथम श्रेणी के संबंधियों के सिवाय अगर अन्य समस्त संबंधियों को यह साबित करना होगा कि वह पूर्णतः या अंशतः मृतक कर्मकारों की आय पर आश्रित है। ठीक है, तो जो क्लास 1 के जो व्यक्ति हैं उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके अलावा और कोई संबंधी है जो हमने ऊपर लिस्ट में देखे हैं उनको यह साबित करना होगा कि वह पूर्णतः, ठीक है, या फिर अंशतः मृतक कर्मकारों की आय पर आश्रित है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसका नाम है राबूरी कोटैया वर्सेस दसारी नागवारा धनम्मा। इस बात में विधवा पत्नी और विधवा माता के बारे में बताया गया था। उसमें कहा गया कि यदि कर्मचारी की विधवा पत्नी ने बाद में विवाह कर लिया है तो प्रथम श्रेणी में आश्रित विधवा पत्नी का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मृत्यु के समय की जो वस्तु स्थिति पर विचार करके न्यायालय द्वारा विनिश्चय प्रदान किया जाता है, बाद की स्थिति में उसके जो पूर्ववर्ती अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई विधवा है, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है, कर्मचारी है वो, तो वह उसकी क्लास 1 डिपेंडेंट की कैटेगरी में आती है। बाद में अगर उस महिला ने विवाह कर लिया है तो उसका कंपनसेशन प्राप्त करने का जो अधिकार है वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जो न्यायालय है वो जिस समय अधिकार उत्पन्न हुआ है उस समय की स्थिति के अनुसार अपना निर्णय देता है, बाद की स्थिति के अनुसार नहीं। अब यहाँ पे हमने देखा कि विधवा पत्नी के अलावा माता की भी बात की गई है, विधवा माता, तो वहाँ पे बात अलग हो जाती है। विधवा माता यदि पुनर्विवाह कर लेती है तो यह स्थिति उसके आश्रित होने के अधिकार को समाप्त कर देती है। ठीक है, तो पत्नी विधवा है, उसने दूसरा विवाह कर लिया है तो उसका अधिकार बना रहेगा, लेकिन माता है, विधवा है, उसने अगर दूसरा विवाह कर लिया तो वहाँ पे उसका कंपनसेशन का जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक सौतेली विधवा माता के आश्रित होने का प्रश्न है तो न्यायालय के विनिश्चय समरूप नहीं है। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो सौतेली विधवा माता को आश्रित में शामिल नहीं करता है, और ऐसा उसने मंदा देवी बनाम बंगाल बोम मिल के मामले में कहा। वही नागपुर उच्च न्यायालय जो है वो कहते हैं कि नहीं, विधवा सौतेली माता है उसको विधवा माता शब्द में शामिल किया जाना चाहिए, और ऐसा उन्होंने अपर आयुक्त सिंह भूम बनाम मुसम्मात लक्ष्मीबाई नायडू के वाद में कहा। ठीक है, तो पत्नी के बारे में सभी की राय एक है, लेकिन विधवा माता अगर पुनर्विवाह कर लेती है तो उसमें उसका कंपनसेशन का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि विधवा माता में सौतेली विधवा माता इंक्लूड है या नहीं है, तो वहाँ पे अलग अलग उच्च न्यायालयों के अलग अलग मत है। दूसरा जो केस आता है आश्रित से संबंधित वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नर्सिंग। इस बात में जो एमपी हाई कोर्ट है उन्होंने अपना यह विचार अभिव्यक्त किया कि आश्रितों का प्रश्न एक तथ्यात्मक प्रश्न है, अतः आश्रित होने का निर्धारण सदैव तथ्यों के अनुरूप ही किया जाना आवश्यक है। दावा प्रस्तुत करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आश्रितों को कोई अधिमानी मीन्स प्रेफरेंशियल अधिकार प्राप्त नहीं है
विभिन्न श्रेणियों का वर्गीकरण इस उद्देश्य से नहीं किया गया है कि प्रथम श्रेणी के लोग दूसरी श्रेणी के सम्मिलित आश्रितों को अपवर्जित करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि हम लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में हिंदू लॉ पढ़ा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे श्रेणियाँ बनाई हुई हैं, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो क्लास 1 है वो क्लास 2 के ऊपर प्रेफरेंस प्राप्त करती है कि अगर क्लास 1 का कोई भी व्यक्ति ज़िंदा है तो क्लास 2 के किसी भी व्यक्ति को कोई भी उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात एकदम अलग है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है, और क्लास 2 में भी हमने वर्ग सिस्टम देखा था कि जो पहली पंक्ति में आते हैं उनको दूसरी वालों से मिलेगा, पहली में नहीं है तभी दूसरों के दूसरी वर्ग के व्यक्तियों के पास संपत्ति जाएगी। यहाँ पे मामला एकदम अलग है। यहाँ पे जो कोर्ट है वो ये कह रहा है कि एक श्रेणी में आने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो सभी समान रूप से संपत्ति में जो कंपनसेशन की राशि है उसमें अपना कंपनसेशन का अमाउंट प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो प्रथम श्रेणी में जो ऊपर हैं वो बाद वाले को अवॉइड कर देंगे या फिर उनको किसी भी प्रकार का प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आश्रित एक साथ मिलकर प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी श्रेणी में सम्मिलित क्यों न किए गए हों। दावे के लिए केवल 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला, दावेदार उपयुक्त संबंधियों में से एक है और वह मृतक पर आश्रित भी है। ठीक है, अगर ये दोनों बात साबित हो जाती है, ठीक है, पहली कि जो आश्रितों की लिस्ट जो हमने देखी थी डिपेंडेंट की, कि उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है, उनमें से एक होना चाहिए वो, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जिस समय मृतक की मृत्यु हुई है उस टाइम वो मृतक का आश्रित भी है। ठीक है, और बाकी का श्रेणी में किसी को किसी के ऊपर किसी प्रकार का भी अधिमानी यानी कि प्रिवेंशियल राइट प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट जो केस है वो है सुलेमान बीवी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, AIR 1993, कलकत्ता का ये वाद है, जिसमें अविवाहित धर्मपुत्री की अभिव्यक्ति में अविवाहिता दत्तक पुत्री भी शामिल होगी, लेकिन विवाहोपरांत तलाकशुदा पुत्री को अविवाहिता पुत्री की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमने लिस्ट जब हम लोगों ने देखी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि अविवाहित धर्मपुत्री, ठीक है, लेजिटिमेट डॉटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर है उसमें अनमैरिड जो अडॉप्टेड डॉटर है वो भी शामिल है। ठीक है, ये अमेंडमेंट से ऐड हो गया था कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट के अलावा अडॉप्टेड की भी बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन अगर शादी हो जाती है और उसके पश्चात उसका तलाक हो जाता है बेटी का, तो एक तरीके से जो तलाकशुदा पुत्री है उसको अविवाहित पुत्री की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो केस है उसका नाम है मैसर्स गोपाल सिंथेटिक्स वर्सेस कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त। यहाँ पे हमने श्रेणी में देखा था कि जो डी है, डी नंबर पे अवयस्क भाई और बहन की बात की गई है। तो इस केस में जो भाई के बारे में बताया गया है कि जो ब्रदर है वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो भाई है वो माइनर भाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर भाई वयस्क है, मेजर है, तो वो आश्रित की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा इसी से मिलता जुलता केस है रामजी बनाम ललित कुमार बाडिया, 1995 का ही यह वाद है। इस वाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई माँ बाप अपने मृत कर्मचारी की आय से कोई लाभ अर्जित नहीं करते थे लेकिन वो सामान्य अवस्था में उससे लाभ लेते रहे हैं तो उन्हें आश्रित शब्द की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस है इसमें लक्ष्मी रानी बहेरा बनाम कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, 2000 का केस है ये।
इस बात में जो उड़ीसा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उन्होंने यह अभिनिर्णित किया कि मृतक की जो कॉन्क्यूबाइन होती है, ठीक है, वो विधवा नहीं है, तो उसको प्रतिकर का दावा पेश करने हेतु आश्रितों की श्रेणी में समाहित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस वाद में जो कॉन्क्यूबाइन होती है, जिसको कि सामान्य भाषा में हम रखेल बोलते हैं, उसको विधवा की जो श्रेणी है उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कॉन्क्यूबाइन होती कौन है? कोई भी ऐसी महिला जिससे विधि पूर्वक किसी पुरुष ने विवाह नहीं किया हो लेकिन फिर भी वो साथ में रहते हों, ठीक है, तो उसे कॉन्क्यूबाइन कहा जाता है। तो उन्होंने जो उड़ीसा उच्च न्यायालय है, उन्होंने साफ कहा कि कॉन्क्यूबाइन किसी भी तरीके से विधवा शब्द जो है उसमें सम्मिलित नहीं है उस कैटेगरी में। लेकिन मृतक के बालक जो कि उस कॉन्क्यूबाइन से पैदा हुए हैं, उन्हें प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अधिकार किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वह अवैध ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे हमने देखा था कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों तरीके के बच्चों की बात की गई है। तो जो वो महिला है उसे तो किसी भी प्रकार का आश्रित के तौर पर अधिकार प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो अवैध बच्चे हैं उन्हें आश्रितों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें लास्ट केस हम लोग देख रहे हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमलेश का। इस बात में यह अवधारित किया गया कि जो मृतक के उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधिगण के बारे में जब तक कि कोई चुनौती नहीं दी जाती है तब तक उन्हें आपेक्षित नहीं किया जा सकता, तथा यह साबित करने का भार विरोधी पक्षकार पर था कि दावेदार मृतक के उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधिगण नहीं थे, जिसमें वह और इस बात में वह असफल रहे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति है वो ये कहता है कि मैं मृतक का आश्रित हूँ, ठीक है, तो उससे सिर्फ ये कहना है कि उस लिस्ट में उसका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि नहीं, यह मृतक का उत्तराधिकारी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति यह कह रहा है कि यह उसका उत्तराधिकारी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि नहीं है, तो यह साबित करने का भार कि वह नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो इस चीज़ से डिनाई करता है, मना करता है कि यह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या वह उसका उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है। यहाँ व्यक्ति को साबित नहीं करना कि मैं उत्तराधिकारी हूँ। तो जो जैसे एविडेंस में आप लोग एक शब्द पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उस व्यक्ति के ऊपर है जो कहता है कि XYZ उत्तराधिकारी नहीं है या विधिक प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा केस और है, वो हम लोग देखते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस श्रीनिवास गुड्स ट्रांसपोर्ट मद्रास। 2003 का यह वाद है और इस मामले में मृत कर्मचारी की विधवा बहन को जो आयुक्त द्वारा प्रतिकर प्रदान किया गया, जिसे बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, ठीक है। जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसने अपने निर्णय में यह अवधारित किया कि मृतक कर्मचारी की जो विधवा बहन है, जो पूर्णतः कर्मचारी की आय पर निर्भर करती थी, प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिए पूर्णतया अधिकृत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों का देखा कि कौन आश्रित की श्रेणी में आता है, कौन आश्रित की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। जो साबित करने का भार है वो किस व्यक्ति के ऊपर है, क्या प्रतिकर की राशि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, या अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है वो समय समय पर अलग अलग कर्मचारी के स्वास्थ्य के हिसाब से जारी किया गया है, तो क्या उसके ऊपर कंपनसेशन का अमाउंट है वो वेरी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिनको हमने अलग अलग केसेस के माध्यम से समझने की कोशिश की है। यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट है आश्रित, वह टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।